नमस्कार। आपका अखबार के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। भारत में चुनाव और भ्रष्टाचार, चुनाव और काला धन, ये पर्यायवाची बन चुके हैं कि चुनाव है तो काला धन होगा, काला धन बिना भ्रष्टाचार के आ नहीं सकता। तो भ्रष्टाचार अगर रोकना है तो चुनाव में काले धन के इस्तेमाल पर रोक लगानी पड़ेगी। ये समस्या ऐसी है कि मर्ज बढ़ता गया ज्यों ज्यों दवा की। तो ये कॉरपोरेट फंडिंग जो है पॉलिटिकल पार्टीज़ की, वो कोई नई बात नहीं है। आज़ादी के आंदोलन के दौरान से ही इसकी शुरुआत हो गई थी। बिरला समूह जो है सबसे बड़ा फंडर था, सबसे बड़ा आर्थिक रूप से सपोर्टर था कांग्रेस पार्टी का, और बिरला ग्रुप ने उसका खूब फ़ायदा भी उठाया। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जिस तरह से चीज़ों के अनाप शनाप दाम बढ़े, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में जो समस्याएं, जो पैसा कमाया, जो दाम बढ़ाकर अलग अलग तरीक़ों से, गलत तरीक़ों से पैसा कमाया, उसमें बिरला समूह का भी नाम काफ़ी अग्रणी था। लेकिन चूंकि वो कांग्रेस पार्टी को और गांधी जी को वित्त पोषित करते थे, इसलिए उनके खिलाफ किसी ने कुछ कहा नहीं, बोला नहीं। तो अपने समर्थक उद्योगपतियों के बारे में चुप रह जाना, इसका सिलसिला आज़ादी के आंदोलन के दौरान शुरू हो गया था। लेकिन समस्या ये है कि राजनीतिक दल अगर हैं और उनको चलाना है, चुनाव लड़ना है, तो पैसा तो चाहिए। अब राजनीतिक दल कोई जो है व्यापार तो करते नहीं कि उनके पास पैसा आएगा। कोई नौकरी करके पैसा देता नहीं कि पैसा आएगा। तो राजनीतिक दलों के पास पैसे का माध्यम क्या हो? जो शुरुआती दिनों में था वो ये था कि लोगों के चंदे से, यानी छोटे छोटे लोग 1 रुपया, 4 आना, 8 आना, 5 रुपये, 10, ऐसे धीरे धीरे समय बढ़ता गया। मैंने अपनी आंखों से देखा है ऐसे चुनाव जिसमें, और उसमें कांग्रेस पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, विपक्षी दलों की बात कर रहा हूँ, जिसमें चुनाव रैली के दौरान नेता घोषणा करते थे कि भाई आपसे हमको चंदा चाहिए। वहाँ चादर फैला दी जाती थी, बोरा रख दिया जाता था, उस पर लोग पैसा देते थे। और ये चौधरी चरण सिंह का एक तरीका था कि वो जिस इलाके में रैली के लिए जाते थे, वो पहले कहते थे कि थैली चाहिए। तो थैली मिलती थी, अगर सभा में पहुंचने से पहले तो जाते थे, नहीं तो नहीं जाते थे। और वो जो थैली मिलती थी वो वहीं पर वो जो उम्मीदवार होता था उसको दे देते थे, ये तुम्हारा चुनाव खर्च है। इस तरह से पार्टियों का खर्चा चलता था। लेकिन रूलिंग पार्टी को हमेशा एक एडवांटेज होती है, और जब रूलिंग पार्टी कांग्रेस जैसी हो तो फिर उसके लिए तो एडवांटेज बहुत बड़ी हो, और ख़ास तौर से उस दौरान, उस माहौल में जहां कोटा परमिट का राज चलता हो, जहां लाइसेंस राज चलता हो, कि सरकार लाइसेंस देगी तो आप मालामाल हो जाएंगे और सरकार की कृपा बनी रहेगी। तो देखिए, अब जो सिस्टम बना है उसमें सरकार की कृपा की उतनी ज़रूरत उस तरह से नहीं पड़ती जैसे कोटा परमिट राज के समय में हुआ करती थी। तो उस समय जो स्थिति थी उसमें 60 के दशक में ये महसूस किया गया कि ये काले धन का जनरेशन का एक बड़ा कारण बन रहा है। एक संथानम कमेटी बनी जिसकी रिपोर्ट 64 में आई। ये कमेटी बनी थी प्रिवेंशन ऑफ करप्शन पर। फिर एक वांगचू कमेटी बनी, वो डायरेक्ट टैक्सेस इंक्वायरी कमेटी के नाम से जानी गई। इन दोनों कमेटियों की रिकमेंडेशंस तो आई, लेकिन उन पर कुछ ज़्यादा हुआ नहीं। 1962 से 1968 के बीच में सबसे ज़्यादा कॉरपोरेट फंडिंग का फ़ायदा जिन पार्टियों को मिला, उनमें 2 ही पार्टियों का नाम है, एक कांग्रेस, दूसरी थी स्वतंत्र पार्टी। और इस दौरान सिर्फ 2 उद्योग घरानों, टाटा और बिरला ने, जो कुल कॉरपोरेट फंडिंग हुई राजनीतिक दलों की, उसका 1/3 इनकी ओर से आया। जब कांग्रेस में स्प्लिट हो गई, कांग्रेस में विभाजन हो गया और सिंडिकेट को भी कॉरपोरेट घरानों से पैसा मिलने लगा, उसके अलावा दूसरी पार्टियों को, तो इंदिरा गांधी को लगा कि इनका पैसे का स्रोत बंद करना है। तो पैसे का स्रोत बंद करना है। दूसरा, उनको इस बात की नाराज़गी थी कि उनका जो विरोध कर रहे हैं उनको कैसे जो है पैसा आप दे रहे हैं, और आप पैसा दे रहे हैं तो हमसे फ़ायदा उठाने की कैसे सोच रहे हैं, हमसे कोटा परमिट और लाइसेंस कैसे ले सकते हैं। तो 1969 में इंदिरा गांधी ने
कॉरपोरेट फंडिंग बंद कर दी। जो कंपनीज एक्ट है उसकी धारा जो 293 थी जिसमें इसका प्रोविज़न था उसको हटा दिया। तो अब कॉरपोरेट फंडिंग बंद हो गई तो कॉरपोरेट किसी को पैसा दे नहीं सकते थे। पैसा नहीं दे सकते थे मतलब लेजिटिमेट तरीके से, तो ब्लैक का पैसा चलने लगा। यहीं से शुरू हुआ ब्रीफकेस राज। ब्रीफकेस लाइए, लाइसेंस लीजिए और आप अपना धंधा कीजिए, हम हमारा अपना काम चले। ये राज चलाया इंदिरा गांधी ने, ये शुरू किया। और ये किया जब तो उनके दिमाग में, उनके अपने लोगों के बीच में जो चर्चा हुई वो ये कि इन लोगों को सबक सिखाना है, इनसे चुनाव के लिए या राजनीतिक काम के लिए पैसा नहीं लेना है। अब हम फंडिंग के लिए इस्तेमाल करेंगे जो ऑयल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। विदेश का विदेश में होगा, किसी को पता नहीं चलेगा, यहाँ किसी को फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ऑयल कॉन्ट्रैक्ट्स में जो दलाली शुरू हुई, जो कमीशन खोरी शुरू हुई, उसकी शुरुआत वहाँ से हुई। ये सबक सिखाने के लिए कॉरपोरेट्स को और अपने विपक्षियों की जो आर्थिक गर्भनाल थी उसको काटने के लिए। तो विपक्षी दलों को वैसे भी बहुत ज़्यादा चंदा मिलता नहीं था। वो ज़्यादातर जो है छोटे कंट्रीब्यूशंस पर अपने जानने वाले समर्थकों, अपने वोटर्स, उनके चंदे पर निर्भर करते थे। थोड़ा बहुत स्थानीय जो व्यापारी हैं वो समर्थन करते थे, या कुछ जो है उद्योग घराने भी जिनके व्यक्तिगत संबंध थे वो नंबर 2 का पैसा देते थे। तो चुनाव में नंबर 2 के पैसे की जो बाढ़ आई वो 1969 के इंदिरा गांधी के इस कदम के बाद आनी शुरू हुई। तो चुनाव में जब बेतहाशा पैसा खर्च होने लगा तो देश भर में इस पर चर्चा होने लगी। फिर बात वही लेवल प्लेइंग फील्ड की आई कि भाई जो सत्तारूढ़ दल है उसको तो बहुत एडवांटेज है, विपक्ष क्या करे। मामला गया सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया कंवरलाल गुप्ता बनाम अमरनाथ। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये तय कर दिया कि जो पार्टी का खर्च है वो भी उम्मीदवार के खर्च में जुड़ेगा। अब ये तो जैसे बिल्कुल वज्रपात की तरह था कि पार्टी का खर्च भी अगर जुड़ जाएगा और वो खर्च की सीमा वही रहेगी तो फिर तो चुनाव लड़ना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। जो लोग जो है ईमानदारी से चुनाव लड़ते हैं उनके लिए तो बड़ी अच्छी बात हो गई, लेकिन जो काले धन के आधार पर चुनाव लड़ते थे, उसकी ताकत पर चुनाव लड़ते और जीतते थे, उनके लिए मुश्किल हो गई। इंदिरा गांधी को समझ में आ गया कि अगर ये नियम बना रहा तो फिर चुनाव लड़ना जो है और चुनाव में पैसा खर्च करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए 1975 में आरपीए एक्ट में, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट में संशोधन करके इसे हटा दिया गया। मतलब सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट दिया गया। किस फैसले को? जिसमें इलेक्शन में काले धन का इस्तेमाल रुक सके, उस पर लगाम लग सके, ट्रांसपेरेंसी आ सके, ईमानदारी हो, कम पैसे में चुनाव लड़ा जाए। इसका जो प्रयास सुप्रीम कोर्ट ने किया उसको जो है संशोधन करके आरपीए एक्ट में इंदिरा गांधी ने ख़त्म कर दिया 1975 में। लेकिन सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग जो है चुनाव सुधार में चूँकि लगा रहा तो उसमें ये हुआ कि भाई पार्टियों ने कहा कि हमको चंदा मिलता है, इतनी मुश्किल से जुटाते हैं, उस पर भी इनकम टैक्स लग जाता है। इनकम टैक्स की रेट उस समय स्लैब जो थी वो बहुत ज़्यादा थी। तो ये हुआ कि इनकम टैक्स से छूट मिलेगी पार्टियों के पास जो पैसा आता है, बशर्ते कि वो अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करें। ये होने से ये हुआ कि कम से कम पार्टियों के पास कितना पैसा आता है इसका हिसाब आ जाएगा। तो इनकम टैक्स फाइल करना जो है वो कंपलसरी हो गया अगर आप इनकम टैक्स में छूट चाहते हैं। हालांकि बाद में 1985 में राजीव गांधी की सरकार ने इस पर कॉरपोरेट्स का जो डोनेशन है उस पर 5% इनकम टैक्स लगा दिया, जिसे बाद में बढ़ा के 7.5% भी कर दिया गया। अब चुनाव सुधार की बात लगातार होती रही। 1990 में जब वीपी सिंह की सरकार बनी तो उस समय दिनेश गोस्वामी कमेटी बनी। दिनेश गोस्वामी कमेटी ने कहा कि कॉरपोरेट फंडिंग पर बैन लगा देना चाहिए, स्टेट फंडिंग होनी चाहिए चुनावों की। तो पूरी तरह से तो नहीं हुआ, उसमें कई सहूलियतें दी गई कि जैसे चुनाव जैसे मतदाता सूची है, इसमें बड़ा खर्च होता है। पर्चियां जो मतदाताओं के लिए बनाई जाती हैं, उस समय कहा गया कि एक पर्ची बनाने पर 1 रुपये से ज़्यादा का खर्च आता है। तो एक कॉन्स्टिट्यूंसी में अगर जो है 15 लाख लोग हैं, लोकसभा की बात कर रहा हूँ, तो 15 लाख का खर्च कम से कम सिर्फ पर्ची बनाने में आएगा।
तो पता चला कि पूरा पूरा जो खर्च की लिमिट है वो तो पर्ची बनाने, मतदाता सूची तैयार करने और इन्हीं कामों में निकल जाएगी। तो वो कहा गया कि ये काम और इसका पैसा चुनाव आयोग देगा। चुनाव आयोग तैयार करके पर्चियाँ भी और मतदाता सूची भी राजनीतिक दलों को उपलब्ध कराएगा। उसके अलावा पेट्रोल के खर्चे के लिए कुछ कूपन देना शुरू हुआ। इस तरह की सहूलियतें कि धीरे धीरे स्टेट फंडिंग की ओर इलेक्शंस के बढ़े, स्टेट फंडिंग की ओर बढ़े। इसी बीच में 1993 में CII ने जो है वो एक टास्क फोर्स बनाई और कहा कि जो कॉरपोरेट फंडिंग होती है उसमें जो है टैक्स से छूट मिलनी चाहिए। यानी अगर कोई कॉरपोरेट हाउस राजनीतिक दलों को 100 करोड़ रुपए चंदे में देता है तो वो 100 करोड़ उसकी आमदनी से निकाल दिया जाए, उस पर टैक्स न लगे। इस पर बड़ी चर्चा हुई, बड़ा विवाद भी हुआ। ये हुआ कि भाई कॉरपोरेट अगर सीधे पैसा इस तरह से देंगे तो फिर शेयर होल्डर्स का क्या होगा? शेयर होल्डर्स की कंसेंट लेनी पड़ेगी। तो अगर शेयर होल्डर्स की कंसेंट लेनी पड़ेगी तो उनको बताना पड़ेगा किसको दे रहे हैं। सारा मुद्दा जो है कॉरपोरेट फंडिंग का आकर यहीं फंस जाता है कि जो पैसा देना चाहते हैं वो ये बताना नहीं चाहते कि किसको दिया, कितना दिया। तो ये अपनी आइडेंटिटी छिपाना क्यों होता है ऐसा? बड़ा स्पष्ट सा है। सभी उद्योगपतियों को ये डर लगता है कि हम आज जिस पार्टी को दे रहे हैं कल वो सत्ता से बाहर हो गई तो दूसरी पार्टी आएगी तो हमको प्रताड़ित करेगी। तो इसलिए कोई बताना नहीं चाहता, इसीलिए कोई ट्रांसपेरेंसी चाहता नहीं। इस बीच सुप्रीम कोर्ट लगातार जो है जब इलेक्शन कमीशन रिफॉर्म्स को लेकर जाता था या कोई NGO जाता था तो कोई ना कोई निर्देश, आखिर में फिर से जो है पार्टी का खर्च और उम्मीदवार का खर्च का मुद्दा आया। तो 1996 में सुप्रीम कोर्ट का एक और जजमेंट आया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चलिए हम ये छूट देने को तैयार हैं कि पार्टी का खर्च उम्मीदवार के खर्च में नहीं जुड़ेगा, बशर्ते पार्टियां अपने अकाउंट का प्रॉपर ऑडिट कराएं। तो इससे एक ट्रांसपेरेंसी के उसमें एक कदम और आगे जाएंगे हम। पार्टियों को कितना पैसा मिल रहा है, किन स्रोतों से मिल रहा है, इसकी जानकारी होगी और कहाँ खर्च हो रहा है इसका पता चलेगा। 2003 में, उस समय अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी केंद्र में, उस सरकार ने घोषणा की कि कॉरपोरेट्स जो डोनेशन देंगे पॉलिटिकल पार्टीज़ को वो टैक्स एग्जेम्प्ट होगा, उस पर टैक्स नहीं लगेगा। उसी समय भारतीय जनता पार्टी ने घोषणा की कि अब वो नकद जो है वो डोनेशन नहीं लेगी, सिर्फ चेक से ही पैसा लेगी। ये बड़ी जो है क्रांतिकारी घोषणा थी, बड़ी सिद्धांतवादी घोषणा थी, लेकिन ज़्यादा समय तक चल नहीं पाई। इसलिए नहीं कि पार्टी लेना नहीं चाहती थी चेक से पैसा, देने वाले नहीं थे। जो देने वाले थे वो छोटा मोटा अमाउंट तो चेक से देने को तैयार थे, लेकिन अगर आपको बड़ा अमाउंट चाहिए, बड़ा पैसा चाहिए तो वो चेक से देने को तैयार नहीं थे। उनको भरोसा नहीं था सिस्टम पर, उनको था कि कभी न कभी हमको इसके लिए परेशान किया जाएगा और हम मुश्किल में फंसेंगे, तो पैसा भी दें और मुश्किल में भी फंसें, ये काम हम दोनों एक साथ नहीं करना चाहते। तो 1969 में इंदिरा गांधी ने जो कॉरपोरेट फंडिंग पर बैन लगाया था उसको हटाया किसने? उसको हटाया उनके बेटे राजीव गांधी ने 1985 में। तो फिर से कॉरपोरेट फंडिंग मिलने लगी। अब उसमें नए नए आयाम जुड़ते गए, सुधार होता गया। अब मामला आ गया है इलेक्टोरल बॉन्ड्स पर, बड़ी आलोचना हो रही है। मैं भी मानता हूं कि वो सबसे अच्छा विकल्प नहीं है, सबसे ट्रांसपेरेंट विकल्प नहीं है, लेकिन जितने विकल्प उपलब्ध हैं उनमें सबसे बेहतर है कि उसका तरीका ये है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ये बॉन्ड, इलेक्टोरल बॉन्ड जारी करेगा। 5 लाख, 10 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, 10 करोड़, 50 करोड़ जो भी है डिनोमिनेशन, उसके बॉन्ड जारी करेगा। जो चंदा देना चाहता है वो कंपनी वो बॉन्ड खरीदे, उस पार्टी को दे दे। इसमें बाकी सब कुछ ट्रांसपेरेंट है। ये मालूम है कि पैसा कहाँ से आ रहा है, नंबर 1 का पैसा आ रहा है, इसमें कोई नंबर 2 का चांस नहीं है। सिर्फ इतना है कि जो खरीद रहा है उसकी आइडेंटिटी को गुप्त रखा जाएगा। इसी आधार पर उसकी आलोचना हो रही है। और देखिए, जब भी ऐसा होता है, जो भी कॉरपोरेट फंडिंग होती है उसमें जो सबसे बड़ी पार्टी है यानी जो सत्तारूढ़ दल है उसको सबसे ज़्यादा पैसा मिलता है।
तो इसलिए जो जिनको कम मिलता है, मतलब जो विपक्ष में होते हैं, वो हल्ला मचाते हैं। ये स्थिति बदलती रहती है, परिस्थिति के अनुसार, समय के कौन कहाँ खड़ा है इसके हिसाब से इस बात की आलोचना या प्रशंसा होती है। लेकिन कुल मिलाकर ये है कि ये जो कॉरपोरेट घरानों और राजनीतिक दलों का चुनावों से जो संबंध है, चुनाव के पैसे से, उसको तोड़ने का कोई ना कोई उपाय होना चाहिए, उसकी कोई तोड़ निकलनी चाहिए। चुनाव में अगर पैसा खर्च होगा उम्मीदवारों के साथ, आप हम सब लोग जानते हैं, देखिए कानूनी स्थिति क्या है उसको छोड़ दीजिए, आप भी जीवन में किसी न किसी विधायक सांसद से मिले होंगे, ज़रूर कॉर्पोरेटर से भी मिले होंगे। छोटे स्तर पर चले आए आप नीचे, या पंचायत स्तर पर चले जाएं, तो सबके ज़बान पर एक बात होती है कि इतना पैसा खर्च किया है चुनाव में, इसकी वसूली करनी है। और इसकी वसूली करनी है तो भ्रष्टाचार करना है, और भ्रष्टाचार करना है तो जनता को परेशान करना है। तो ये जब तक नहीं रुकेगा सिलसिला, जब तक चुनाव में खर्च की जो लिमिट है उसके अंदर ही खर्च हो, कानून बना है, चुनाव आयोग इतनी जो है स्क्रूटनी करता है, सब पर नज़र रखता है, उसके जो है फ्लाइंग स्क्वाड होते हैं, पकड़ने की कोशिश होती है, लेकिन वास्तविकता में ऐसा कुछ नहीं होता। शायद ही, मुझे नहीं लगता कि 5% भी उम्मीदवार ऐसे होंगे जो अपने खर्च की सीमा में रहकर चुनाव लड़ते हों। तो इसको तोड़ने का, इसको सुधारने का कोई रास्ता निकलना चाहिए। ये जो जस्टिफिकेशन देते हैं जनप्रतिनिधि अपने भ्रष्टाचार का, वो रास्ता बंद होना चाहिए कि हमने चुनाव लड़ने में जो है 10 करोड़ रुपया, 100 करोड़ रुपया खर्च किया है, वो पैसा हम कहाँ से लाएं, अगला चुनाव कहाँ से लड़ेंगे। तो ये जो खर्च का खेल है चुनाव में, ये जब तक नहीं रुकेगा तब तक भ्रष्टाचार पर लगाम लगाना बहुत मुश्किल होगा। कैसे होगा मुझे मालूम नहीं, होना चाहिए, मैं चाहता हूँ, आप भी चाहते होंगे। तो आज के अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।